मैं पहले भी थोड़ा सा समझाया है आप लोगों को कि देखो एक दिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगूंगा, ठीक है, और किसी दिन मैं ऐसे करके चला जाऊंगा जिस दिन आपको लगेगा यार क्या ही कर गया, तो पूरा 1 घंटा बर्बाद करके चले गए, ठीक है। बट देखो सीयूईटी में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आज तो पूरा का पूरा 1 घंटा क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आया, घर पे चलेंगे देखेंगे क्या हो रहा है कहानी। तो सीयूईटी वाले सिलेबस में ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन बच्चों का क्लैट है, क्लैट अब गुजरता कहाँ से, गुजरता इन्हीं सीयूईटी वाले रास्ते से ही है। अब होता क्या है क्लैट को लेकर के, उसके पास आपके पास, जैसे आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़े हैं ना इंग्लिश वाले, ठीक है, तो उसमें एक पैसेज होता है, उसी पैसेज के बिहाफ पे नीचे आपके पास क्या होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स करने होते हैं। ये सेम बात क्वांट पे भी चला जाता है, जिसको हम लोग उसके फॉर्मेट बोलते हैं कैसलेट डीआई, ठीक है, उस वाले फॉर्मेट से उसका आंसर निकाला जाता है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपना जो पैसेज होता है उसका तो कीवर्ड ढूंढ लेते हैं, बट उसी में अगर कीवर्ड्स में कहीं सिनोनिम्स और एंटो आ जाते हैं, अगर वो पता ना हो तो तब तो उस पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। अब तुमको अगर सिनोनिम्स पता है तो एंटोनिम्स बता पाओगे, नहीं तो फिर काम तो खराब, ठीक है। आज ऑलरेडी 15 मिनट का नुकसान हो चुका है अपना, ठीक है। देखो आज मुझे पहले ही बोला गया है कि आपको सर ऐसा कुछ पढ़ाना है जो मॉक टेस्ट में आए। अब मैथ वाले के पास बड़ा टेंशन होता है कि ऐसा क्या पढ़ा देगा वो बेचारा कि वो मॉक टेस्ट में क्या हो जाए, आ जाए। बट आज आपको 2 टॉपिक से 2 कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा, ठीक है। एक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा जिससे आप टाइम एंड वर्क की मीनिंग को समझ जाओगे, और दूसरा जिसके आप स्टूडेंट हैं और जिसके लिए आप काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, पैसा, पैसा। सर किसके लिए बैठे हुए हैं, पैसा। अगर वो ना हो तो किसी की कोई जरूरत, तुम कौन हो भाई, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। मेन तुम्हारा भी मुद्दा यही है भाई, अगर सर का है तो तुम्हारा, तुम कौन सा इधर आए हो, ठीक है, नहीं मैं 2 साल के बाद पैसा नहीं कमाऊंगा, कोई ऐसा है क्या जो चाहता है कि पैसा ना कमाना हो ना, ठीक है, सबको पैसा ही कमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क वाली बात को करते हैं। टाइम एंड वर्क मीनिंग क्या होगा इसका, हिंदी कोई लेना देना नहीं है, समय और कार्य, ठीक है। इसके लिए अपने पास एक बेसिक फार्मूला निकल के आता है। वो फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज। समझते हैं ये काम क्या है। अब वर्क का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, वर्क का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे सर ने बोला था जा 2 बोतल पानी भर के लेके आ, ये भी क्या है, वर्क है। अब उसका मन कर रहा है कि वो 1 बोतल भर के लेके आ रहा है या दोनों बोतल भर के लेके आ रहा है, दोनों लेकर आ रहा है, इसका मतलब उसने पूरा का पूरा काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सपोज करो वो एक लेकर के आया, तो अब फिर अब सर को क्या करना पड़ेगा, एक नया मैन हायर करना पड़ेगा और उसको बोलना होगा कि जा भाई तू एक दूसरा वाला बोतल भर के लेके आ जा, ठीक है। तो यही क्या है आपके पास, टोटल वर्क। अब दूसरा वर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब वैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कार्य करने की एफिशिएंसी या मतलब क्षमता जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि वो थोड़ा बेचारा दुबला पतला है, तो वो 5 मिनट में 1 बोतल लेकर नीचे से आ रहा है, और कोई इसके जैसा भेज दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो क्या करे, 5 बोतल लेकर के आ जाए या फिर एक भी बोतल लेके ना लेके आए। तो वो 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे या 1 मिनट या 1 सेकंड के बीच में जो वर्क करते हो आप, दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्या दिक्कत है अपने को, डेज के बारे में। डेज का जो यूनिट होता है ये अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। कोई किसी वर्क को 1 डेज में कंप्लीट करता है, किसी वर्क को वो 2 आवर्स में कंप्लीट करता है, कोई वो 30 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता है। तो ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स के बारे में। ये तीनों बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो इसके थोड़े से बेसिक फंडामेंटल को हम समझते हैं कि ये चलता कैसे है। सपोज करो कि आपके पास क्या है, टोटल वर्क है और एफिशिएंसी है आपकी और डेज है आपके पास। यहाँ एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखोगे आप इस पे। अब सपोज करो कि आपको बोला गया है कि आप 100 काम करो, कितना काम करो आप, 100 काम करो। बट अब आपको लग रहा है कि आपकी एफिशिएंसी है, अब 100 काम तो करना है, अब कुछ ना कुछ तो आपकी एफिशिएंसी होगी कि इस काम को करने की आपकी एफिशिएंसी क्या है। तो सपोज आया कोई बच्चा आया और उसने बोला कि उस वर्क को मैं कितने दिन में कर दूंगा, 5 डेज में। इसका मतलब कि वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा होगा, 20 वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अगली बार, ये तो बात ठीक था, वही बच्चा था, उसको सर ने हायर किया और सर ने कहा कि इस बार भाई देख मेरे बच्चे
बहुत बिजी होते हैं और मुझे इस हॉल को क्या करना है, 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कुछ भी करवाना हो, एवरीथिंग, ठीक है। सपोज करो इंटीरियर और डेकोरेट करना, अभी तो ऑलरेडी डेकोरेट है, सपोज करो कुछ और डेकोरेट कराना है सर को, तो अब सर के पास तो पैसा है ही है, सर ने पहले ही दे दिया कि भाई देख 100 रुपये तुझे पहले भी दिया था मैंने, अभी भी दूंगा, लेकिन काम तुझे क्या करना है, जल्दी कंप्लीट करना है। अब देखो, अब सर को ने टारगेट दिया इसको कितने दिन में करने के लिए, 4 दिन में, तो अब देखो वो क्या करेगा, 25 की एफिशिएंसी से काम करेगा। यहां एक बात समझोगे आप, देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, क्या रेशियो दिख रहा है, 4:5, और यहाँ रेशियो क्या दिख रहा है, 5:4। यहां से आप एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, इफ total work is constant then efficiency and day are inversely proportional to each other। जब भी आपका वर्क क्या होगा, फिक्स हो, वर्क क्या हो आपका, फिक्स हो, तो आप एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसी का अपोजिट रेशियो क्या होगा, डेज का रेशियो। देखो आप एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिख रहा है, 4:5, तो डेज का रेशियो क्या दिख रहा है, 5:4। तो आप इतना लिख के इसके नीचे इस स्टेटमेंट को लिख दो एक बार, ठीक है। पहले तो ये लिखोगे और इसके नीचे एक काम और कर लेना, ये फार्मूला थोड़ा सा इधर भी कर देना, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपको डेज मिल जाएगा, टोटल वर्क को आप डेज से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगी आपके पास। इनको लिखो फटाफट, ठीक है। अभी आप किसी भी रफ पेज पे इसको लिख लेना, बट जब दोबारा इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब भी यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पानी आया है, पानी ला दे बेटा, कहाँ है वो? total work is constant if the total work is constant then efficiency and day are इनवर्सली प्रोपोर्शन, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इनवर्स टू ईच अदर लिख देना, दोनों वर्ड सेम है। if the total work is constant then efficiency and days are inverse to each other या इनवर्सली प्रोपोर्शन टू each other, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और समझते हैं। अब देखो, जब भी काम कम चल रहा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्सन काम कर रहा हो, हर बार जरूरी होगा कि, क्योंकि एक पर्सन से तो काम होता नहीं है, कुछ ही काम होते हैं जिसको एक पर्सन के साथ क्या वो कंप्लीट करवाया जाए। हर बार क्या होता है वहां पे, या तो किसी की हेल्प ले रहा होगा वो, या तो फिर पहले से ही नया आदमी हायर कर ले रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें समझना सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए सबसे पहला वर्ड दिखता है क्या, टोटल वर्क, इस बात को समझो। अब जैसे सपोज करो कि राम आया, राम ने बोला कि मैं, राम कैन डू दिस वर्क इन 10 डेज। श्याम भी आ गया इसके पास, श्याम ने बोला कि मैं इस काम को कितने दिन में कर दूंगा, 15 डेज में। अब सर के पास दोनों मिल गया है, अब सर के पास टाइम तो था नहीं, तो सर क्या करेंगे कि भाई एक काम करो, तुम दोनों मिल जाओ, तुम क्या करो, दोनों मिलके काम को क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। अब फिर दोबारा परेशानी हुई कि अब टोटल वर्क कैसे कंसीडर करें, क्योंकि ये तो काम कैसे कर रहा था 10 डेज में, ये काम कितने दिन में कर रहा था 15 डेज में। इन दोनों को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, कि अपने पास टोटल वर्क जब तक नहीं होगा तब तक काम आप कुछ कर नहीं सकते हो। एक बात ध्यान रखना, सपोज करो जैसे अपने पास क्या है, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी एंड डेज की बात कर रहे थे। इन तीनों में से दो बातें आपको गिवन होगी पहले से ही, ठीक है। अगर दो गिवन नहीं होगा तो थर्ड आप पॉसिबल नहीं है कि आप उसे क्या कर लो, आप फाइंड कर लो, क्योंकि वो दोनों में से कुछ दो तो चाहिए ही चाहिए आपको, एनी हाउ एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हुई, कहा कि नहीं मैं 10 डेज से मैं कुछ अलग मानूंगा, ये कह रहा था मैं 15 डेज से मैं एक नया वर्क इसे कंसिडर करूंगा। अब जब ऐसी परेशानी हुई तो फिर इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि ठीक है एक काम कर लेते हैं, एक ऐसा वर्क कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो दोनों के लिए इजी हो, दोनों के लिए क्या हो, इजी हो। तो फिर ऐसे कंडीशन के लिए इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया गया। क्या लिया गया, एलसीएम। वही बचपन वाला तरीका अपने पास एलसीएम का, ठीक है। कैसे लेते थे, टक 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 2 से डिवाइड करना शुरू करते थे, ठीक है। अभी आज मैं एलसीएम पे नहीं जाऊंगा, आपको दोबारा मैं आऊंगा तो एलसीएम समझाऊंगा कि
जो पहले पढ़ रहे थे एलसीएम वो क्या था, नया क्या है, कैसे इसको करना है। ठीक है, अभी आप समझो बस कि राम कैन डू दिस जॉब इन 10 days, श्याम कैन डू दिस जॉब इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट दिस जॉब, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों से क्रिएट करके एक वर्क क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें दोनों खुश हों। तो दोनों को खुश करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। अच्छा देखो, अब एक बच्चे ने बोला 30, अगर कोई बच्चा इसमें दिमाग में लगा रहा हो कि मैं 60 लूंगा एलसीएम, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का दिमाग में ये चल रहा है कि मैं एलसीएम 120 लूंगा, तब भी इसके आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आगे बात समझ में, इसमें आप इसके टोटल वर्क को कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, आगे बात समझ में, आंसर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तब आपने एलसीएम ले लिया। अब देखो, अब जब आपने एलसीएम लिया तो आपने इन दोनों को खुश करने के लिए एक टोटल वर्क तो क्रिएट कर दिया, जिससे ये दोनों के दोनों क्या हो गए, खुश हो गए। क्योंकि अब ये देखो, इससे भी डिवाइड हो जा रहा है और इसके भी से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को खुश करने के लिए अपन ने क्या किया था, एक ऐसी वैल्यू ली थी जिससे ये दोनों के क्या हो, खुश रहे। अब सपोज करो कि मान लो तुमने 25 कंसीडर कर लिया, अब 25 तो दोनों से खुश नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों से सिंप्लीफाई वो नहीं हो रहा है। अब जब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो परेशान तो करेगा ही। आंसर में तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप 25 भी अगर टोटल वर्क ले लेते हो तब भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट वैल्यू किस में जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी, डेसिमल में जाएगी। ठीक है, जो आपको कैलकुलेट करने में क्या करेगा, वो दिक्कत करेगा। वही तो अपने को चाहिए नहीं, डेसिमल वाली वैल्यू देखते ही बुखार चढ़ जाता है। सच्चाई है बिल्कुल। तो टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास 30। 30 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। अब इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या निकल के आ गया आपका, एफिशिएंसी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी कितने दिन की आ गई, 1 डेज की आई। कितने दिन की, 1 डेज की। ठीक है, कि जिस काम को राम कितने दिन में कर रहा था, टोटल 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था, उसको देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और ये कितना वर्क कर रहा है, 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब तो दोनों को मिलकर करना था, अब आपको इन दोनों की एफिशिएंसी तो मिल गई है। टोटल वर्क कितना है 30। 30 को आप डिवाइड कर दो किससे, दोनों से। अब कितना दिन आ गया, 6 डेज। आगे बात समझ। ठीक है, यही काम अगर आप लोग इसको एक बार लिखो, ये तो आपका ये नए मेथड है। जब आप 9th-10th में आप लोग पढ़ रहे होगे, 9th-10th में ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। जब उस टाइम आपने पढ़ा था तो आपने कुछ इस तरह से पढ़ा कि राम कैन डू दिस जॉब इन 10 days, श्याम कैन डू दिस जॉब इन 15 days। तो अब आपको ने वहां जब पढ़ा था ना, तो आपको एक बात सिखाया गया था कि टोटल वर्क कंसीडर करो क्या, 1। टोटल वर्क कंसीडर करो क्या, 1। और ये टोटल वर्क 1 है, तो इसने कितने दिन में कंप्लीट किया था, 10 डेज में। तो इसको कैसे लिखो, 1/10 प्लस 1/15। कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक बात ध्यान रख लेना। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमेशा के हमेशा वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चेंज क्या होता है, आपको तरीके नए सिखा दिए जाते हैं कि इसको करने के वे क्या है, सिर्फ वही नहीं है। अब देखो, तब भी अपन एलसीएम लेते थे 15 और 10 के, अभी भी एलसीएम लेंगे, बट उसका वे क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। इसमें बच्चों को टफ लगता था, वो तो इजी लग रहा है। क्योंकि अब देखो 15 और 10 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 30। इसको करो 3, ये क्या आ गया 1/6। अब 1 वर्क करने में कितना टाइम लग गया इसको, वही तो टोटल वर्क था हमारा। आंसर तो अभी भी सेम है। ठीक है, बट क्या किया गया, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज किया गया। अब इससे क्या होता है कि बहुत बार इस बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन था तो इजी था, ये सॉल्व हो गया। बट क्या होगा, कभी जब थोड़े टफ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट 2 से 3 4 जब ऐड होने स्टार्ट होते हैं, फिर बेसिक वाले से थोड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। आगे बात समझ में, आपको मैं दोनों क्लियर करके चलूंगा कि जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, और अब आपको करना कैसे, ये दोनों बात आप सीख के चलोगे। ठीक है, चले हम आगे। अब ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखो।
है ना, एक कोई आता है इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है, सिर्फ उसकी प्रोनाउंसिएशन तुम सुनते हो और तुमको लगता है भाई साहब बहुत बड़ा क्या हो गया, ये ज्ञानी टाइप का आदमी आ गया, इसको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। बट एक्चुअल में है क्या, वो तो लैंग्वेज ही एक है। हमारे साथ नहीं हुआ कि हमारे मम्मी पापा क्या करें, बचपन से अपने साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, पटेल नगर में तो बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जो बात ही सिर्फ इंग्लिश में, लड़कियां तो और, ठीक है, वो कपिल शर्मा कहता ना कि इंग्लिश, इनकी इंग्लिश तो सबसे ज्यादा रिक्शे वाले पे निकलती है, ठीक है, तो वो बच्चे भी, लड़कियां तो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलना चाहती हैं, ठीक है। बट अब कोई जरूरी नहीं है, सेम बात कैसे, जितना जरूरत क्या है, इंग्लिश है दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम क्या है आपके पास, क्वांट भी है। सुबह से शाम तक जितना तुम काम करते हुए आ रहे हो, एक शॉप पे जाते हो, नॉर्मल वाले शॉप पे जहां से जींस तुम परचेज करके लेके आते हो, एक पर्सन को तुम देखते हो 2000 का जींस होता है, वो कैलकुलेटर उठाता है, तुमको तो पता है नहीं कि डिस्काउंट निकलता कैसे है, लेकिन मैं पक्का बता दूं तुम लोग को, अब डिस्काउंट निकालना सिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा वो क्या करता है कैलकुलेटर पे, जो अगले 2 सेकंड के अंदर तुमको बता देता है 2000 का जींस 30% का डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, अब मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो वो देखते होगे, वो देखते देखते पता नहीं क्या क्या करता है, और वो जिसने जो बता दिया वही अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। उसने बोला कि 35% डिस्काउंट पे इतना हो रहा है, लड़कियों का काम तो ऐसे बार्गेनिंग का होता है तो ये कर लेती हैं, ठीक है, लड़के तो ऐसे भी नहीं ठल्ले होते हैं, इनका कुछ होता है नहीं, ठीक है, तो इनको नहीं पता। तो अब क्या है कि उसने जो बोला उसी को अपन क्या कर लेते हैं, अगर तुमको क्वांट नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे, एग्री करोगे। मान लो मैं मैथ का मास्टर, उसके डिस्काउंट बताने से पहले मैं उसको बता देता हूँ हाँ इतने का पड़ने वाला है ये चीज मेरे लिए, तो इसका मतलब नीड तो क्वांट की भी क्या है, ठीक है। और अगर तुमको अब खुद भी फील हो रहा होगा, अब जिसके जिसके घरों में ऐसे हो, जिसके मम्मी पापा भी थोड़ा सा घर पे गाइड करते हो पढ़ने के लिए, उनका लेवल क्या होता होगा, अच्छा होता होगा। आप सपोज करो कि सर ने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, हर बार जरूरी नहीं कि सर सिखा के भेज दे रहे हो तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के आज पूरे के पूरे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन सपोज करो घर पे भी कोई मिल गया ऐसा जिसने क्या किया, कॉन्सेप्ट कुछ न कुछ उसमें से सिखा दिया, या सपोज करो कि एक एंट्री जो थी तुमको डाउट में आ रहा था, उसको घर पे तुम्हें किसी ने सिखा दिया, अब क्या होगा, अब तुम्हारा लेवल जब तुम अगली क्लास में आओगे तो एटलीस्ट वो डाउट तो नहीं रहेगा ना। तो ये सेम बात है कि जिन दिक्कतों को तुमने फेस किया ना, कि अब तुम नई वाली जनरेशन को फेस होने मत देना, ठीक है। वो आए तो उसको कैरियर गाइडेंस पता हो कि भाई तुझे क्या करना है और तुझे पढ़ना कैसे है। तुमको तो बहुत बार ऐसा हुआ, फील ही नहीं होगा यार मुझे करना क्या, मुझे खुद ही नहीं पता है, मुझे आता क्या ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत नेक्स्ट वाली जनरेशन को नहीं लाने देनी है, और वो तुम ही करोगे। इसको देखो 15 एंड 20 का एलसीएम लिया, 60 आया, कुछ को परेशानी हुआ इसको एलसीएम लेने के लिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इसके डेप्थ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन के साथ रखेंगे आपके टेस्ट पेपर में भी, जिससे कोई ज्यादा दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। हाँ मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि आपको एलसीएम निकालने से मुक्ति दिला दूंगा मैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके पास। तो 60 हो गया, 60 को डिवाइड करो 15 से कितना हो रहा है, 60 को डिवाइड किया तो इससे 3, अब 60/7, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक बात ध्यान रखनी है, दो चीजों की अपने पास कोई जगह नहीं है। एक, कभी भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू दिख जाए 15/√3, तो किसी के फ्रैक्शन में कभी भी √3 नहीं आएगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा, नेगेटिव टर्म का अपने पास कोई भी यूज नहीं है, ये तो मैथ वाले हैं, हम जबरदस्ती किसी को मान लेते हैं, माना कि एक्स, लेट द एक्स, ठीक है, तो ये कुछ भी लेट कर लेते हैं जो हमारा मन करता है, ठीक है, बट ऐसी कोई बातचीत नहीं है। और तीसरी क्या है, इम्प्रॉपर वाली जैसी बातचीत, ये 60/7, इन तीनों का कोई रोल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का अपनी यूज करते हैं। कभी भी आंसर में आपको 15/√3 कभी भी दिखेगा नहीं, ठीक है। नेगेटिव टर्म का आंसर थोड़ा कभी कभी तो दिख भी जाता है, बट इसका नेगेटिव टर्म भी कभी लेना नहीं होता है। ये जब आपको नंबर वो पढ़ाया गया होगा नंबर लाइन, तभी आपको ये बात सिखाया गया कि देखो हमारा जो मेन पर्पज कौन सा है, पॉजिटिव नंबर्स को ही पढ़ना है, नेगेटिव नंबर का रोल तो अपन जबरदस्ती को उसको बेचारे को पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है तू रहा हमारे साथ, छोड़ के नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी सेम प्रोसेस है। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है या ये है तो इसको करना क्या होगा, ठीक है, कि जिससे आंसर आ जाए। तो सबसे पहले अपने वाले क्वेश्चन पे रहते हैं कि ये क्या है। 60/7 को आप डिवाइड करोगे, अब कुछ तो भूल गए होंगे कि इसको कैसे लिखते भी हैं,
एसएससी वाले भूल जाते हैं तो तुम लोग कौन सी बड़ी बात है, बताया है भाई मैंने। ठीक है, तो 7 को डिवाइड करो, 7 8 जा 56। कितने ऐसे जो 7 का टेबल भी भूल गए, याद है? ठीक है, फिर देखते हैं अभी कितना आ गया ये 4। ठीक है, अब देखो जिससे तुमने डिवाइड किया था, जिससे क्या किया तुमने, डिवाइड किया था, उसको एज इट इज रहने दो, उसको एज इट इज रहने दो। जो रिमाइंडर आ रहा है उसको टॉप पर लेके बैठा दो उसको 4, और इसके साइड में इसको लेके रख देना। ये सिर्फ मैंने बताया कि ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया आपका। ठीक है, और इसकी जगह है अपने पास, मतलब कभी भी आंसर आपको 60/7 नहीं दिखेगा, आंसर क्या दिखेगा 8:4/7 दिखेगा। अब अगर ये वाली बात है कि इसमें क्या करना है, आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा सुना होता रेशनलाइजेशन का। ठीक है, तो जब भी ऐसी वैल्यू आती थी तब अपन रेशनलाइजेशन करते थे। उसका मतलब क्या होता है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये तो 15√3 लिख दोगे और डिवाइडेड में, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5√3। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको ये वाली बात भी नहीं पता होगी। नहीं, सबको पता था, बहुत बढ़िया, फिर तुम लोगों का मैथ बहुत अच्छा है फिर। चलो ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, 2 को तो अब आप समझ चुके हो, 2 को कर लोगे आप। ठीक है, अब इसमें 3 लोगों की एंट्री करते हैं, 10 20 एंड 30। ठीक है, अब ये डेज हैं आपके पास, तीनों का एलसीएम ले लो 60। अब देखो थोड़ा सा बता भी दे रहा हूं यहाँ पे, आप जैसे को 10 20 एंड 30 देख रहे हो ना, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फैक्टर नहीं, मल्टीपल। ठीक है, लोअर बोलो या लीस्ट बोलो, दोनों बात सेम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब कि इन तीनों का क्या करो, मल्टीपल ढूंढो। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल बात है, मैं तो ऐसे सुनता ही रहता हूँ। ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा तो 4 अगर सही बोलते हैं तो उसमें से 2 तो ये बोल ही देते हैं, क्योंकि इनको फैक्टर वाली बात ज्यादा आती है। ठीक है, तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है कि आप एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए इन तीनों की जो सबसे लोवेस्ट हो और तीनों का क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे कहीं पे 2 लिखा है, कहीं पे 3 लिखा है और कहीं पे 6 लिखा है। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल 4 6, इसका मल्टीपल 6 और ये भी 6, अब कॉमन क्या हुआ 6, तो ये इनके कॉमन मल्टीपल है। वही सेम बात आप इसके साथ भी कर रहे हो। आप 10 20 एंड 30 का टेबल पढ़ना, जिसमें जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसका टेबल पढ़ो। 31 जा 30, 32 जा 60। अब 60 एक ऐसा नंबर आया जो दोनों के दोनों से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब वही उसका क्या है, मल्टीपल भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनका एलसीएम आ गया 60, और ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क। अब 60 को क्या चाहिए अपने को, एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि वर्क क्या करना था, तीनों से कंप्लीट कराना था। ठीक है, तो 60 को डिवाइड करो 10 से, 6 3 2, 6 3 2, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी 60/11। अब कर दो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 5/11, बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो, एक क्वेश्चन ऐसा कर लो, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। इसके आंसर निकाल दो फटाफट, वेस्ट वाले नंबर से स्टार्ट करना। अब मैं कह रहा हूं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो तीनों को एक साथ, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, कौन सा नंबर दिख रहा है अपने को। देखो अगर तीनों में देखोगे तो तीनों में ऐसा कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है जो तीनों को एक साथ क्या कर दे, डिवाइड कर दे। क्योंकि देखो यहाँ पे 12 और 20 दिख रहा है, तो इन दोनों में तो 3 मिल जा रहा है, बट इसमें नहीं मिल रहा है। तो एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको 3 से ही डिवाइड करो।
3 से जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एंड 5 और यहाँ 20, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको देखो अब अपने लिए इजी हो चुका है। अब देखो 4 से कर दोगे तो 1 टाइम, ये 5 को एज इट इज रहने दो, ये 5। अब ये देखो 5 से हो जाएगा, इसको करने की जरूरत, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अभी आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इसको जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कैसे इसका और इजी वे में क्या क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का क्या कर दो आप, नॉर्मल मल्टीप्लाई, काम खत्म। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है 2 से डिवाइड किया फिर से कर रहे हो, नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 5। एलसीएम आ गया होगा 60, 5, 4, 3, 60 डिवाइडेड बाई 12, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, 8 नहीं लिखा है, 5 ही है। ठीक है, चलो, तो अब आपके पास ये हो गया कि टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इस पे आप काम कर लोगे। अब जिस कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं, जिसके काम लिए हम लोग पर डे क्या करते हैं, परेशान होते हैं, किसके लिए, पैसा चाहिए। ठीक है, चलो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको मुझे पहले ही क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर वो बताया नहीं जाएगा तो काम नहीं होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या नाम है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक गंदा सा फार्मूला था जो याद नहीं हो रहा था, पहले ही किसी तरह से याद करना पड़ा था, बहुत मजबूरी थी। ठीक है, ये समझ लेना कि वो घर के पापा हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। अब हार्दिक पांड्या वाला तो केस मत देखना, उसके पापा तो बदल गए, अब नए वाले पापा का भी पता नहीं है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम इतनी एडवांस फैमिली नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले आओ, सबसे पहले इसकी मीनिंग समझो कि क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक से जो पैसा मिलता है अपने को, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंक में डाल के रखते हैं, उससे कौन सा इंटरेस्ट मिलता है अपने को, देखो तुम हो बैंकर। ठीक है, अभी तुम्हारे कॉपी में सुबह कौन सा बैच था चल रहा था सर, वो अकाउंट का चल रहा था, उसमें मैंने पार्टनरशिप देखा। सेकंड वाला क्वेश्चन ही दिख रहा था कि मुझे भी पढ़ाना होगा वो क्वेश्चन पार्टनरशिप का। सर ने वो सेकंड नंबर पे कोई क्वेश्चन दिया था, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, कोई एक जेड पर्सन था, उसको 1/3 देना है। ये समझ लेना कि वो भी तुम्हारा एक क्वेश्चन है। तुम्हारा 2 टॉपिक पार्टनरशिप पूरा का पूरा तुमको यहाँ पढ़ना होगा। मैं भी आऊंगा तो सिखाऊंगा तुम्हें कि एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ये सब लोग कौन से होते हैं, इनको बातचीत करूंगा मैं। फिलहाल बात करते हैं इसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपको बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है, इस बात को पहले समझना कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है। वो किस पे करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, 2 ही इंटरेस्ट होते हैं अपने पास, एक कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों इंटरेस्ट से अपने को पैसा मिलता है। अब बात करते हैं इस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी मीनिंग क्या होती है। जब भी आपके पास कोई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिलना स्टार्ट हो जाए, इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे बात समझ में, इसकी मीनिंग थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, सपोज करो कि बैंक में आपने 100 रुपीज का क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। अब पैसा तो बहुत कम है, बैंक देखो इतना जल्दी कोई पैसा देता नहीं है आपको। सपोज करो कि तुमने, बैंक ने बोल दिया तुम्हारे पे रहम कर ली, वैसे तो 4-5% से ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब 5 तो मुझे लगता है कि सबसे मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ किसी बैंक का, एसबीआई में होगा तो 3% ही होगा। ठीक है, तो 10% फिर भी तुम पे रहम कर दिया, उसने 10% दे दिया। अब इंटरेस्ट मिलेगा कब आपको, एंड ऑफ द ईयर। वैसे तो कुछ में होता है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। ठीक है, अब एसएससी एंड बैंक में अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो नए क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, 8 मंथली, 5 मंथली, 7 मंथली, मतलब वो 5 मंथ पे ही कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, आपके केस में ऐसा नहीं था, आपके केस में था कि एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखो, अब 100 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब एंड ऑफ द ईयर आपका पैसा कितना हो गया, 110, क्योंकि 100 तो इन्वेस्टमेंट था और 10 रुपीज क्या हो गया, इंटरेस्ट।
अब ये पैसा क्या बन गया 110, ठीक है। अब आपको लग रहा है यार 10 रुपए तो बढ़ गए एक साल में, क्या ही करेंगे 110 रुपया छोड़ देते हैं उसमें और पड़ा रहने देते हैं। आपका मन किया कि दोबारा छोड़ दो। अब बैंक दोबारा आपके पैसे को क्या करेगा, एक साल के लिए और अपने पास रखा। अब 110 पे क्या करेगा, अगेन ये 10% का यूज करेगा। 110 पे 10% यूज कर लो, कितना हो जाएगा 11। अब ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 121। आगे बात समझ में। तो जब भी इस तरीके से कोई पैसा इंक्रीज हो रहा है बैंक में, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप भी देख पा रहे हो कि आपके पास 100 रुपीज था, एंड ऑफ द ईयर वैल्यू कितनी बनी थी 110। इसमें आपने अगेन क्या किया था 10% ऐड किया, ठीक है। और वो किस पे ऐड किया है आपने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोथ को ऐड करके नेक्स्ट ईयर पे आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये बात समझ में आ गई। यहीं पे एक बात और समझ लो, ये तो कौन सा केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। सिंपल इंटरेस्ट ये बेचारा नाम से ही सिंपल है, नाम से क्या है सिंपल है। हिंदी वाला मीनिंग तो बेचारे का और अच्छा होता है, साधारण ब्याज। समझ रहे हैं आप, ठीक है। सुना था कभी इसको, हाँ थोड़ा बहुत इतनी तो मीनिंग आती ही है, ठीक है। ये बेचारा कहता है कि देखो भैया इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 10% है आपका, ठीक है। यही पैसा आपके पास ऐड होता हुआ चला जाएगा। 2 साल के लिए कितना दूंगा मैं आपको 20%, और ये 100 पे आपको 20% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 100 इंटू 20/100 इक्वल टू 20 रुपीज। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको 20 रुपीज का। अब वो आपको अगर पूरा पैसा आपका रिटर्न करता है तो कितना रिटर्न करेगा 120 रुपीज का। अब आपने देखा कि सेम पैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, एक बार कंपाउंड पे और एक बार सिंपल पे। तो कंपाउंड आपको 2 साल में 1 रुपये क्या दिया ज्यादा दिया, और सिंपल आप लोग को 120 रुपये प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इसको हेडिंग डाल के एक साइड में कंपाउंड लिख दो, एक साइड में सिंपल, फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आया था विजन जी, आए थे विजन जी, आए थे आपके घर पे और लोग। ड्राइवर से पूछ लिया था, मैंने कहीं का प्रोग्राम था, लेकिन आवाज नहीं आता ही तो भेज दी। चलो इधर आओ। तो इसका मतलब एक बार मीनिंग समझते जाओ, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ये बेसिक फंडामेंटल का फॉर्मूला है, बट इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी तो इस बात के लिए जरूरत हो गया कि मैं कुछ प्रूफ करना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो वो मुझे प्रूफ देने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये समझ के रखो कि घर के गार्जियन हैं, इनकी जरूरत है अपने पास, बट इनको याद नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा। हाँ वो वाले जो फॉर्मूला, जैसे अब इसको कोई कह दे कि नहीं सिखाऊंगा तो भाई तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा। हर चैप्टर के ऐसे ऐसे बेसिक फंडामेंटल के फॉर्मूले हैं। अब जैसे तुमने पार्टनरशिप पढ़ते हो तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल इनटू टाइम। अब इस फॉर्मूले को तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। ये पापा के भी पापा हैं, इनको तो बदला ही नहीं जा सकता गलती से भी कभी। हाँ ये दादाजी हैं, ठीक है। तो कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है, दादाजी को तो बदलने नहीं जा सकता, ठीक है। चलो तो अब एक एक इसके वर्ड्स कीवर्ड्स है, तो ये कीवर्ड्स तो समझना जरूरी होता है, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है अमाउंट। मेरे साथ साथ लिखते चलो इसको, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये लोग कौन कौन से लोग हैं।
हाँ लिख दो लिखो, मैं हूँ यहाँ, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चले आगे। देखो ए का मतलब क्या हुआ, अमाउंट। अमाउंट कब बनेगा ये, जब भी आपके पास आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद से उसमें जो इंटरेस्ट आपने क्या कर दिया, ऐड कर लिया। ठीक है, जब आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड करोगे दैट्स कॉल्ड अमाउंट। ठीक है, ये दोनों केस अलग होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर रहे होगे और सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करोगे आप। आगे बात समझ में? ठीक है, दोनों केस में अमाउंट अलग बनेगा, सिंपल का अलग और कंपाउंड का अलग, इस बात को ध्यान रखना। पी का मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब जो भी पैसा आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, या फिर खुद आप किसी से बोरो कर रखा है आपने। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होगा। आर का मतलब क्या है, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पैसे को आपने 10%, 5%, 2% किस वाले रेट पे लिया है। ठीक है, ये बात है। टी का मतलब टाइम, टाइम 1 साल, 2 साल, 6 मंथ, 4 मंथ, 2 ईयर, 35 डेज, कुछ भी XYZ हो सकता है। आगे बात समझ में? इसको बस इतनी की जरूरत थी, इससे अपने को कोई लेना देना। पेज को स्किप करते हैं, नए पे चलते हैं। अब देखो यहां से जिस वर्क को सबसे पहले आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो आप मेरे साथ ही, हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सीखने में ज्यादा आपको कुछ होने वाला नहीं है। सपोज करो कि ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है 12:1/2%, ये परसेंट वैल्यू है। ऐसा हो सकता है कि कभी जरूरत इसी वैल्यू की ही पड़ जाए, बट बहुत बार ऐसा होगा कि इस वैल्यू की जरूरत नहीं होगी, इसके फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत होगी अपने को। ठीक है, आंसर में अभी भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप परसेंट के साथ वर्क कर रहे होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसके फ्रैक्शन के साथ वर्क करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 12:1/2% है, तो देखो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 25/, कैसे हो रहा है ये, परसेंट को एज इट इज रहने दें, क्या लिख सकते हैं इसको, बचपन में उन्हें एक बात पढ़ा था, क्या, 1 का मतलब जो होता है ये 100 होता है। 1 का मतलब क्या होता है, 100। 100 बोलो या 100% बोलो, दोनों बातें क्या है। और अगर यहीं पे अपने को पूछ दिया जाता था कि 1% बता दो, तो अपन क्या लिखते थे इसको, 1/100। ठीक है, अब इसका मतलब ये, जब आप 100 यहाँ से परसेंट आप रिमूव करना चाहोगे, तो इसके लिए इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपके पास, इंटू 1/100। ठीक है, या फिर कोई डायरेक्ट डिवाइड बाई 100 कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 से इसको सिंपलीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम, और यहां से आ गया 1/8। अब दोबारा पहुंचेंगे 9th वाली क्लास में। 9th की क्लास में सबसे पहले अपने को एक नया नंबर पढ़ने को मिला था, रेशनल नंबर। कौन सा, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल की कहानी बहुत अच्छी है, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, बट वहीं से अपने एक बात सीखा था, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, ये रेशनल से हमने सीखा था। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब जो ये 8 है ये क्या है, टोटल है, ये क्या है, टोटल है। और 1 जो है ये इसका क्या है, एक पार्ट है। किस, क्या है ये, पार्ट है। ठीक है, मतलब आपका इससे कंपेयर किया जा रहा है कि आपके पास क्या है, 8 रुपए है, बट आपने क्या किया कि आप अपने अपने पार्ट का 1/8 ही सिर्फ इसको क्या कर दिया, दे दिया। इसका मतलब आपके पास कितने रुपीज, 8, आपने क्या कर दिया 1/8 दे दिया, तो आपके पास रिमेनिंग बच कितना रहा है, 7 बच रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल की बातचीत थी। अब इसी बात को देखो थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्मेट में भी ये देखने को मिलेगा। अब ये स्टेटमेंट कैसे होगा, इफ द इनकम ऑफ ए इज
12:1/2% मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, आप सपोज करो कि ऐसा रेशियो कहीं पे लिखा हुआ है और इसने ये बोला, अब ये कोई पेन वेन नहीं चलाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ बी इज 12:1/2% मोर देन दैट ऑफ ए, कंपेयर किससे कर रहा है वो? ए से कर रहा है। और ज्यादा किसके बारे में बता रहा है? बी के बारे में। दो बातें आप समझना। सबसे पहले इसकी बेसिक की बात देखो, सैलरी ज्यादा किसकी है? बी की। अब ए की कितनी है किसी को पता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ए की सैलरी 10,000 हो, ऐसा हो सकता है कि उसकी सैलरी 2,000 है। जब भी ऐसी कोई वैल्यू आपको गिवन हो जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया ना हो, अगर आप लोगों को दिख ना रहा हो जब भी मैं इधर जा रहा हूं, तो यहां बैठना बंद कर देना आप लोग, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं इधर जब ऐसे जैसे मूव किया तो मान लो अगर दिख नहीं रहा है तो फिर आपको समस्या है, ठीक है। ऑलरेडी जगह है, इधर बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं लिखते लिखते मैं देख रहा हूँ मैं एंड पे जा रहा हूँ और आप लोग, ठीक है, मैं इधर ही करता हूँ बातचीत। देखो, हम बात कर रहे थे 1/8 के बारे में, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास A:B है। इनकम ज्यादा किसका है? किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। जब भी आपको किसी का रिस्पेक्ट जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसकी वैल्यू पता ना हो, आप हमेशा उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करोगे? 100। क्या कंसीडर करोगे? 100। क्योंकि 100 एक ऐसी वैल्यू है, उससे आप कुछ भी जब आप बाहर निकालोगे ना तो सेम यूनिट दे देता है आपको। अब जैसे 100 का 10% निकालो बाहर तो क्या मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। 100 का 50 निकालो बाहर, कितना आएगा? 50। लेकिन 200 का निकालो 50% तो 100। अब देखो सेम वैल्यू तो नहीं दे रहा है ना, यही वजह है कि हम हर बार किससे कंपेयर करते हैं? 100 से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। कितना ज्यादा है वो? 12:1/2%। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 12.5%। अब बी ज्यादा था इतना, इसका मतलब क्या लिखोगे? आगे बात समझ में? इसी बात को, ये तो देखो नॉर्मल बेसिक वे है। आप जब इसको फ्रैक्शन में करोगे तो फ्रैक्शन में क्या दिख रहा था? 1/8। और 8 क्या है? टोटल। अब देखो कंपेयर किससे किया गया था? ए से। तो ए का मतलब 8 क्या होगा? ये टोटल होगा। कितना अधिक है वहां पे? 1 पार्ट। कितना पार्ट अधिक है? 1 पार्ट। तो इसका मतलब बी की जो सैलरी होगी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? सपोज करो कि डिक्रीज की बात कर रहा हो। क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो अभी तो इंक्रीज था तो आपने ऐड कर दिया, अगर डिक्रीज होगा तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फटाफट ये वाला स्टेटमेंट लिखो, फिर ये रेशियो लिख लो। 1/7। क्या है? समझ में क्या नहीं? 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, सीआई के जब भी मैं लिखूं तो इसका मतलब फुल फॉर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट। पैर एक बार अंदर करना। हो गया? चलो, कॉपी के पीछे जाने का मेन पर्पज कॉपी चेक करना नहीं था तुम्हारा। एक पर्पज जो है, जो सबसे आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। वैसे तो तुम्हारे बोर्ड वाले एग्जाम में भी आएगा वो। राइटिंग एक बार सब लोग सही करना बता रहा हूँ मैं, वरना ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कॉपी चेक होगी ना तुम्हारी, अगर ढंग से लिखोगे नहीं तुम, तो तुमको लाख सब कुछ आता हो, वो बुढ़ो प्रोफेसर हैं सबके सब, ठीक है। और वो कितनी गंदी कॉपियां चेक करेंगे पूछना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से 60% लाना मतलब समझ रहे हो? जो 98 दिख रहा है ना तुमको तुम्हारे 10th और बोर्ड में 12th में, वहां 98 आते नहीं है किसी के गलती से भी। पिछले पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो, 64 में तो तुम पूरा कॉलेज टॉप कर जाओगे।
हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, कॉपियां इसीलिए देख रहा था मैं कि जिनका जिनका भी राइटिंग खराब है, बिना कहे किसी के घर पे बैठ के क्या करो, एक एक पेज अब से करना स्टार्ट कर लो, और किसी को यूपीएससी देना है तो 100% कर लेना। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन और क्रिएट करता हूं मैं, जिसको तुमको सॉल्व करना है। प्रिंसिपल है आपके पास 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर, आपको सीआई बताना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबको सॉल्व करना है बिना किसी जल्दीबाजी के। टाइम धीरे धीरे समझ जाओगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, 1/10। हाँ हाँ लिख दो, चलो कर ही दिया, ठीक है। हाँ हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, 100 कर दिया ना उसने, 1/10 आ गया। तो अब देखो 10 रुपीज में 1 का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, तो 10:11 लिख दो। 10:, रेशियो मैंने कभी मल्टीप्लाई में किया था, अब ये कितने टाइम के लिए है, 2 बार प्रोसेस को लिख दो, हो गया। बहुत बढ़िया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, करो 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 करो, हाँ सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, 100, 100 इक्वल टू, अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सही जा रहे हो। अब 100 प्रिंसिपल आपने जो क्रिएट किया कितना है, 100, या लिखो 100, एक्चुअली प्रिंसिपल कितना है 5000, 100 यूनिट इक्वल टू, इक्वल करो जैसे मैंने किया था 5000। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल करो इसका, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा। अब 1 यूनिट इक्वल टू 50, हाँ 50, और 50 की मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 21, 21। हाँ हाँ लिखो, नहीं कंपाउंड सी आई 21 इंटू 50, सही है, बढ़िया। कितना आ रहा है, 10, बहुत बढ़िया, यही है कंपाउंड